हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में भी जबरदस्त रहें। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। एडुसेट ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से इन दिनों हम 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी विषय में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के वित्तीय विवरण अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का आखिरी और 6th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 5 में बच्चों हमने एक कंप्लीट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर गौर किया था। आज हम एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स जो विभिन्न प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है उनको कैसे हल करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कंप्लीट क्वेश्चन ना करके पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, एक पॉइंट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू एनपीओज। सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड में बैलेंस है, कैश, बैंक और फिक्स डिपॉजिट का, और पेमेंट साइड में लास्ट में देखिए वहां पर भी कैश का, बैंक का और फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस है। फिक्स डिपॉजिट एट 10% पर एनम मिला। यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक और फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि शुरुआत में ही है, इसका मतलब पिछले वर्ष का है, तो ये इस बैलेंस शीट में जगह मिलेगी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्स डिपॉजिट एट 10% पर एनम। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर है 20, 30 और 50। 20,000, 30,000 और 50,000। मैंने बताया था कि ये आगे नहीं जाते, क्योंकि इस कैश की बजाय नया कैश, इस बैंक बैलेंस की बजाय नया बैंक बैलेंस आ जाता है। एक वर्ष के बाद तो पता नहीं कितना बदलाव आ जाता है। यहां तो कुछ दिन में ही बदलाव आ जाता है, दिन क्या कुछ समय में बदलाव आ जाता है। और फिक्स डिपॉजिट देखिए, पहले भी 50,000 था और लास्ट में भी 50,000 है। इसका मतलब हुआ कि फिक्स डिपॉजिट हमारा शुरू से लेकर आखिरी तक रहा और कोई चेंज नहीं आया वर्ष के दौरान। तो ठीक है, यहां पर जो नई बैलेंस शीट में कैश, बैंक और फिक्स डिपॉजिट, ये आएंगे। नई बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंसेस है 40,000, 1,56,000 और 50,000। 40,000, 1,56,000 और 50,000। पर एक बात गौर करने की बात है बच्चों, यदि हमने फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है तो क्यों करवाया? ताकि हमें कुछ बेनिफिट हो, ब्याज मिले। तो देखो ना, मिला है कि नहीं? कहां देखेंगे? रिसीप्ट साइड में ढूंढिए, क्या आपको फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज मिला है? यस, मिला हुआ है। टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3,000 रुपए। टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3,000 रुपए मिला हुआ है। तो कहां आएगा ये? इनकम में। तो यहां इनकम में लिखेंगे बाई, थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, चलो एक एक करके करना है। बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, एफडी, एट द रेट ऑफ 10%। तो कितना मिला हुआ है? 3,000। ठीक है, लेकिन अब हमें जब भी कभी रेट हो, डेट हो, रेट डेट दोनों हो, एक हो, आपको गौर जरूर करना,
कि जब 10% से पूरे वर्ष का ब्याज बनता है तो 50,000 का 10% से 5,000 बनता है। यहाँ तो 3,000 ही मिला है। इसका अर्थ ये हुआ कि 2,000 अभी मिलना बाकी है, इसलिए इसमें ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी 2,000, टोटल 5,000। ओके, और क्योंकि 2,000 अभी मिलना बाकी है या देना बाकी है, मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है तो वह एसेट्स बन जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी 2,000 रुपए। लीजिए 2,000 इनकम में जुड़ गया, और क्योंकि 2,000 मिलना बाकी है तो 2,000 आपका बैलेंस शीट में एसेट्स बन गया है, क्योंकि मिलना है। क्लियर? उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट चंदे से संबंधित है। इसे मिटा दूं या अभी है जगह, कोई बात नहीं। बाय सब्सक्रिप्शन चंदा। चंदे के बारे में देखिए, चंदा हमें मिला है 2,05,000। बड़े ध्यान से देखिएगा, चंदा 2018-19 का 15,000, 19-20 का 1.5 लाख और 20-21 का 40,000। पहले तो मुझे यह देखना होगा, इसको पढ़ने की थोड़ा शैली बदलिए। 18-19, 19-20, 20-21 पढ़ने के बजाय इसको पहले ये देखिए, इसको कहिए पिछला वर्ष, ये वर्तमान वर्ष, और फ्यूचर ईयर, पास्ट ईयर, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर, ऐसे करके पढ़िए कि पिछले साल का 15,000 आया है, इस वर्ष का 1.5 लाख आया है, और 40,000 अगले वर्ष का आया। यहां पर मैं एक ये लिख देता हूं, 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020। ठीक है जी। चंदा मुझे 3 चंदे मिले हैं, पिछले वर्ष का भी, इस वर्ष का भी, और अगले वर्ष का भी। टोटल कितना मिला? 2,05,000। हम क्या करते थे, हम लिखते थे चंदे को 2,05,000, लेकिन उसमें से घटा देते थे कौन सा? अगर पिछला मिला है, इस वर्ष का तो नहीं है ना, तो भी घटाओ। अगले वर्ष का मिला है तो भी घटाओ, क्योंकि इस वर्ष का तो है नहीं, क्योंकि हमें तो इनकम में शो करना है कि इस वर्ष का कितना है। तो हम क्या करते थे, हम पिछले वर्ष का 15,000 भी घटाते थे, और हम अगले वर्ष का जो मिला हुआ है 40,000, वो दोनों ही घटाते थे। तो अगर मैं दोनों को घटाता हूं तो दोनों घटाने के बाद 1.5 लाख रुपए बचता है। यस, टोटल 2,05,000 है लिखा, उसमें 15,000 भी घटाना पड़ा और अगले वर्ष का 40 भी घटाना पड़ा, दोनों घटाने पड़े। उसके बाद 15,000 क्योंकि पिछले वर्ष का था, तो पिछली बैलेंस शीट में क्या होगा, पिछली बैलेंस शीट में हो जाएगा एसेट्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000, या 31 तारीख डाल देता हूं, 31 मार्च 2019 को कितना था भाई? 15,000। अभी ये थोड़ा सा इसे मुझे ठीक करना है, क्योंकि अभी मैंने नीचे नहीं पढ़ाया, आपको गौर कीजिएगा। ठीक है, 15,000 पीछे का था तो मैंने पीछे लिख दिया कि पीछे एसेट्स था, क्योंकि मिलना बाकी था, और 40,000 अगले वर्ष का मिल गया, तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, जो कोई पहले एडवांस दे दे तो हमारे लिए लायबिलिटी बन गया, क्योंकि अगले साल वो व्यक्ति जो हमारा क्लब है या कुछ भी है तो वहां उसके बेनिफिट्स लेगा। तो इसलिए 40,000 को 40,000 को हम लायबिलिटी लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन 40,000। ठीक, ये हो जाएगा फॉर 2020-21 का मिल गया।
क्लियर है बच्चों? लेकिन मैंने अभी नीचे की एडजस्टमेंट तो पढ़ा ही नहीं। एडजस्टमेंट देखें, एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, द क्लब हैड for 1000 members each paying annual subscription ₹200। और आगे लिखा है 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020, यानी साल के शुरू में और साल के अंत में। ठीक है, तो साल के शुरू में 20,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है आप ढूंढ लीजिएगा, है लेकिन आप ढूंढ लीजिएगा। चलिए, पिछले वर्ष कितना बाकी था? 20,000, और मुझे कितना मिला है? 15,000। ये क्या बात हुई? मैंने तो पीछे 15,000 लिख दिया कि पीछे का 15,000 रुपए बाकी था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले वर्ष 20 था। मैंने कहा यार भले आदमी 15 है। कहता है जी मैं कह रहा हूं 20 है। अब देखिए, वो कहता है पिछले साल 20 बाकी था, मैं कह रहा हूं 15 था। मैं कैसे कह रहा हूं? क्योंकि मुझे रिसीप्ट 15 हुआ। मैं कहा जब 15 मिला तो पीछे 15 था। कहता है सर मानो 20 था। बिल्कुल ठीक कह रहा है। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी भी पिछले वर्ष का चंदा नहीं दिया। जिन्होंने दे दिया 15,000 है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नहीं दिया, 5,000 वाले ऐसे जिन्होंने अब भी नहीं दिया। तो दोनों की बात ठीक है, मुझे यहां पर 15 नहीं, मुझे 20 लिखना होगा कि पीछे का चंदा कितना बाकी था? 20, क्योंकि वो कह रहा है कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग 20 था। ओके, लेकिन ये भी सही है कि मिला कितना है? 15। तो 15 मिला है, तो 5,000 अभी भी बाकी है। क्या है? 5,000 अब भी मिलना बाकी है। इसलिए नई बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19, पिछले वर्ष का तो है 5,000 रुपए, और फॉर 2019-20 वो अभी देखेंगे क्या होगा। क्लियर? पहले 20 था, 20 में से 15 आ चुका, 5 अब भी बाकी है। चले आगे। अच्छा, अब इसने एक पॉइंट और लिखा हुआ है नीचे भी कि सब्सक्रिप्शन, पॉइंट नंबर 2 है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। पिछले साल 30,000 एडवांस मिल गया था। चलिए, उससे पहले थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। बच्चे, मुझे यहां 15 माइनस करना पड़ा, यहां 40 माइनस। ठीक है, कितना आया? 1.5 लाख। अगर मैं गौर करूं, और मैं गौर करते हुए रिसीप्ट साइड में देखूं, तो तीनों चंदे हैं जिसमें पिछले वर्ष का, इस वर्ष का और अगले वर्ष का है। तो यदि मैं दोनों चंदों को छोड़ दूं, पिछला और अगला, और सिर्फ इस साल का उठा लूं, तब भी तो वही बात बननी है, 1.5 लाख। बजाय मुझे माइनस करने के, यहां पर मैं बजाय इतना काम करने के सीधा ही 1.5 लाख उठा लूं। तो क्या किया मैंने? जब 2,05,000 की बजाय मैं केवल 1.5 लाख उठा रहा हूं, तो ये अंडरस्टूड है कि मैंने पिछला भी हटा दिया, अगला भी हटा दिया। इससे हुआ क्या? टाइम बच गया। बचा कि नहीं? सीधा ही हमने ये लिख दिया, इस साल का हमने करना तो यही था। तो ये ध्यान रखना, यहां तो 1.5 लाख लिखो, लेकिन मान के चलो कि मैंने टोटल में से पिछला भी हटा दिया, अगला भी हटा दिया, लेकिन उन्हें पिछली बैलेंस शीट में और अगली बैलेंस शीट में लिखना ना भूलिएगा। यस, ये जो 40,000 लिखा गया और ये 20,000 लिखा है, ये भूलना नहीं है। ये समझो यहां मैंने माइनस किया। ओके, एक तो ये पॉइंट था। अभी इसमें नीचे चलते हैं कि एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल 30,000 मिल गया था। पिछले वर्ष 30,000 एडवांस मिला था, यानी यहां पर एडवांस सब्सक्रिप्शन 30,000 था। एडवांस सब्सक्रिप्शन 30, यानी पिछले वर्ष 30,000 एडवांस मिल गया था। एडवांस, एडवांस किसको कहते हैं? यानी जो इस वर्ष का है लेकिन उससे पहले ही मिल गया, तभी तो वो एडवांस हुआ ना, उसी को तो एडवांस कहते हैं। तो ये 30,000 एडवांस तो पिछले वर्ष
जैसे यहाँ पे 40,000 एडवांस मिला हुआ था तो हमने लायबिलिटी दिखाया। इसी तरह पिछले साल भी कोई एडवांस मिला था तो वो पिछले वर्ष लायबिलिटी था, तो यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन SUBS लिख दो फॉर 2000 या ऑन लिख देते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019। कितना था भाई एडवांस? 30,000। अब ये देखिए, जो पिछले साल 30,000 मिल गया था वो पिछले वर्ष से संबंधित था या इस वर्ष से संबंधित था? सोचो, पिछले साल मिला है लेकिन इनकम तो वो इस साल की है, किसी ने पहले दे दिया तो इनकम तो इस वर्ष की है, तो मुझे इसमें जोड़ना है। क्या इसमें जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं, इस वर्ष तो मिला 2,05,000 था जिसमें 1.5 लाख इस वर्ष का ही मिला था, तो 30 जिसने पहले दे दिया वो उसने इस वर्ष थोड़ा दिया होगा, इसलिए इसमें ऐड करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019। तो आपको मिल गया था यहाँ पे 30,000, इसमें ऐड करेंगे और 30 करेंगे तो 1,80,000 हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब पहले पॉइंट के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, द क्लब हैड 1,000 मेंबर्स, क्लब के 1,000 सदस्य हैं और ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200, हर एक 200 रुपए देते हैं। इस क्लब के 1,000 सदस्य हैं, ओके, हर एक 200 रुपए एनुअल देता है, एनुअल मतलब सालाना, वार्षिक, तो इस हिसाब से तो 2 लाख रुपए मेरे पास चंदा आना चाहिए। ये जो हिंट है मुझे कहता है कि जी 1,000 मेंबर है, ओके, 200 रुपए हर एक ने देना है तो 2 लाख हो गया, तो 2 लाख रुपए इस साल का चंदा बनता है, जबकि चंदा तो अभी तक 1,80,000 बना है, 1,50,000 एक साल दिया और 30,000 उन्होंने पिछले वर्ष दिया, तो बच्चों मुझे इसे टोटल 2 लाख बनाना है। क्यों बनाना है 2 लाख? क्योंकि क्वेश्चन कहता है 1,000 मेंबर है, तो इसलिए मुझे यहां पर एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 20,000 जोड़ने होंगे। कैसे पता चला? क्योंकि टोटल 2 लाख आ जाना चाहिए और 2 लाख के बजाय अभी तक 1,80,000 बना है, तो 20,000 रुपए आपका अभी भी बकाया। ओके, तो ये, और ये 20,000 मिलना बाकी है या देना बाकी है? 20,000 मिलना बाकी है, इसलिए नई बैलेंस शीट में यहां पर जो मैंने जगह बना रही थी 2019-20 के लिए, ये लीजिए 20,000 इस साल का, तो दोनों मिलाकर 25,000। ठीक है, क्लियर हुआ कि 25,000 रुपए। चलें, तो 2 पॉइंट हमने चंदे के कर लिए। ओके बच्चों, अब समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे कैसे करना है, इसको देख लीजिए इसको। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। आगे है, जैसे मैं नीचे से पॉइंट उठाता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे पॉइंट समझाने यहां पर। तो तीसरा पॉइंट है बुक से संबंधित। ठीक है, बुक से देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिए आपने बुक्स के लिए पेमेंट किया है 20,000 रुपए। कितना पेमेंट किया है? 20,000। ओके, क्योंकि बुक्स है ये, ना कि अखबार या मैगजीन। मैगजीन और अखबार तो एक दिन पढ़ने के बाद खत्म हो जाते हैं, मैगजीन महीने बाद खत्म हो जाती है, लेकिन बुक्स तो एसेट्स होती है, लंबे समय तक चलती है। और कई बुक्स तो हम बच्चों, आपके पास भी कईयों के पास पुरानी बुक्स होंगी, कोई 5 साल कोई 3 साल पुरानी, तो है ना एसेट्स, है कि नहीं? तो इसलिए बुक्स एसेट्स होती है, न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर होता है। न्यूज़पेपर तो एक बार पढ़ा देखा। ठीक है बच्चे, तो अब हम करते हैं बुक्स के बारे में। 20,000 की आपने बुक्स खरीदी है, पेमेंट की है, ओके, तो जब 20 की पेमेंट की तो 20 की आपकी एसेट्स होगी, तो मुझे यहाँ पर बुक्स लिखनी होगी। अब मैं इसे मिटा दूं क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि यहाँ पे मुझे जगह की जरूरत है, तो ये यहाँ पे हटा देते हैं। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो चुका, इन सबको हटा। पिछले क्वेश्चन में हमने कंप्लीट क्वेश्चन किया था ना, इसलिए अब इसमें जरूरत नहीं है।
पॉइंट है बुक्स। तो मेरी बुक्स एसेट्स हो गई, तो मुझे बुक्स यहां पे लिखनी चाहिए, बुक्स 20,000 की। लेकिन ठहरो, एडजस्टमेंट देखिए। एडजस्टमेंट कहता है कि बुक्स पिछले साल यानी 31 मार्च को 15,000 की थी। तो जब पहले से 15,000 की है तो पिछली बैलेंस शीट में मुझे बुक्स लिखना होगा, बुक्स 15,000। यस, ओके। तो ये अगर पहले 15 की थी तो मुझे ये 15 आगे लिखानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस 15,000 है बुक्स का, जो पहले थी वो अब भी रहेंगी। अगर वो गुम ना हो जाए, किसी को ना दे दी जाए, तो रहेंगी कि नहीं। तो 15,000 पहले थी तो मैंने 15 की 15 आगे ले ली कि भाई ये आगे भी जाएगी। ओके। क्वेश्चन कहता है मैंने 20 की खरीद ली, यही कह रहे हैं ना कि कितने की खरीदी, 20 की। अब देखिए जब 20 की खरीदी है तो प्लस एडिशन और जोड़ दी ड्यूरिंग द ईयर 20,000, तो कितने की हो गई भाई, 35,000 की। ठीक है, 35,000 की हो गई। 20 की पहले 15 की पहले थी, 20 और होगी तो 35 की होगी। देखिए 35,000 की होगी। ओके। अब कहता है बुक्स आखिरी तारीख को 30,000 की है, लिखा है ना, 31 मार्च को 30,000 की बुक्स है। मैं कह रहा हूं 35 की होनी चाहिए, क्यों, 15 की पहले थी, 20 की और खरीदी तो 35 की। क्वेश्चन कहता है नहीं नहीं, आखिरी तारीख को बुक्स जो है मेरी 30,000 की है। तो भाई जब वो कह रहा है तो मानना पड़ेगा, इसका मतलब है बुक्स तो आपको 30,000 की ही शो करनी होगी, जबकि मेरी बुक्स 35,000 की हो चुकी है। तो क्या अर्थ निकला कि मेरी बुक्स 35 की होनी चाहिए। क्वेश्चन कहता है नहीं नहीं 35 की नहीं, आपकी 30 की है। इसका अर्थ है कि 5,000 की डेप्रिशिएट हो गई। तो 5,000 रुपए मुझे यहां पर माइनस करने होंगे, लेस डेप्रिशिएशन। और चाहे आप बैलेंसिंग फिगर कह सकते हैं कि भाई दिया हुआ नहीं है, मैंने निकाला है। तो 5,000 की डेप्रिशिएट हुई है। तो जब डेप्रिशिएट हुई है तो यहां पर टू डेप्रिशिएशन ऑन बुक्स लीजिए 5,000। वो और कोई डेप्रिशिएशन होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा, नहीं है तो सीधा यहां लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ बुक्स का। नेक्स्ट बच्चों, अगला पॉइंट है पेमेंट साइड में। देखिए पेमेंट साइड में लिखा है स्टेशनरी 50,000। इससे क्या जाहिर होता है कि हमने 50,000 स्टेशनरी के पे किए, भुगतान किया। तो अगर कुछ पॉइंट ना हो, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट ना हो, तो क्या सोचोगे, 50,000 की अपने स्टेशनरी खरीदी, 50,000 पेमेंट कर दी। स्टेशनरी जानते हो ना, पेन, पेंसिल, रजिस्टर्स, एक्सरसाइज बुक्स, जो कॉपियां होती हैं उन सबको हम स्टेशनरी कहते हैं। स्टेशनरी 50,000 की खरीदी है तो इससे जाहिर ऐसे होता है कि हमने 50,000 की ही खरीदी है। लेकिन रुको, एडजस्टमेंट देखिए। एडजस्टमेंट कहती है पहले 5 चौथी और फिर 5वीं और फिर छठी, 4 5 6 स्टेशनरी से संबंधित है। ठीक है, पहले हम चौथी में लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की स्टेशनरी इतने की थी। कहता है 5,000 की स्टेशनरी थी पहले, पिछले साल की बची हुई। जैसे कई बच्चों के पेरेंट्स इकट्ठे रजिस्टर खरीद के ले आते हैं, तो कोई जरूरी थोड़ा कि इस साल के अंत तक सारे रजिस्टर यूज हो जाए। कुछ बच भी सकते हैं, कुछ पेन भी बच सकते हैं, तो वो अगले साल यूज हो जाएंगे। बुक्स में स्टेशनरी में एक फर्क है, बुक्स एसेट्स थी और अब स्टेशनरी एक एक्सपेंस है, खर्चा है। पर वो खर्चा है जो हमने यूज कर लिया, जो नहीं अभी यूज हुआ वो हमारे लिए खर्चा नहीं, एसेट्स है। जो रजिस्टर आपने भर दिए वो खत्म, लेकिन जो रजिस्टर अभी तक यूज ही नहीं किया, अनटच है, तो वो आपके लिए एसेट्स नहीं है। अगले साल आपको ये रजिस्टर नहीं खरीदने पड़ेंगे।
हुआ कि नहीं एसिड्स? हाँ, अगले साल खर्चा हो जाएगा, फिर इस साल तो एसिड्स हुई ना। तो देखिए कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी शुरू में 5,000 था और बाद में 10,000। एक मैं स्टेशनरी का बना रहा हूं, स्टेशनरी। देखिए यहां पर ओपनिंग, यहां पर क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक 5,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 10 है। किसका? स्टेशनरी का। शुरू में मेरे पास 5,000 की स्टेशनरी थी, बाद में मेरे पास 10,000 की स्टेशनरी है। ठीक है, ओके। और 50,000 की मैंने बीच में पेमेंट करी है, तो पेमेंट क्यों करी होगी? इसका मतलब खरीदी होंगे। लेकिन अब फिफ्थ पॉइंट और पढ़ते हैं साथ में। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। किस स्टेशनरी के क्रेडिटर भी थे? क्रेडिटर मतलब उधार थी। कितनी उधार थी? पीछे 3,000 रुपए बाकी था यहां पे, यानी क्रेडिटर्स, यहां पर क्रेडिटर 3,000 के थे और यहां पर क्रेडिटर्स हैं 2,000 के। क्या आप समझे? यहां पर 3,000 हमने किसी जो स्टेशनर है जिससे खरीदी थी स्टेशनरी, उसके पैसे नहीं दिए थे, हमने कहा दे देंगे, 2-4 दिन में दे देंगे। और इसी तरह इस साल भी 2,000 की स्टेशनरी उधार है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, यानी पॉइंट नंबर 6, एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्टेशनरी। स्टेशनर को एडवांस दिया। ये केवल एक ही स्टेशनर नहीं है, हो सकता है एक जगह हमने रजिस्टर खरीदे, एक जगह कुछ और खरीदा हो, तो किसी को हमने एडवांस दे रखा है, किसी का बाकी है। होता है ना ऐसे, एक दुकानदार से तो हम कुछ उधार ले आते हैं और दूसरे दुकानदार को हम एडवांस दे देते हैं। भाई जिसके पास डिमांड सप्लाई वाला रूल है, जिसके पास पहले ही कम पड़ता हो, कहता है जी पहले कैश जमा कराओ तभी मंगवाएंगे। ओके भाई, ये लो, हो गया ना। तो ऐसा जरूरी नहीं एक ही है, पर कुल मिला के है तो स्टेशनरी। तो स्टेशनरी में एडवांस 4,000 है, एडवांस 4,000 रुपए, और लास्ट में एडवांस है 6,000। ओके, 4,000 और 6,000 एडवांस। और जब आप पेमेंट साइड में देखिए तो आपने स्टेशनरी कितने की खरीदी? 50,000 की, पेड 50,000। अब देखिए मेरे पास क्या क्या पॉइंट है। 3 पॉइंट इधर है, 3 इधर और 1 बीच में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। 50,000 पेड, ओके, स्टेशनरी टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। स्टेशनरी कितने की कंज्यूम्ड हुई ड्यूरिंग द ईयर? देखिए, पेड 50,000, आपने 50,000 पे किए, तो एक बार क्या मान के चलूं? 50 खर्चा। क्या सोच के? कि सारा का सारा इसी वर्ष का पे किया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहता है 3,000 के क्रेडिटर पिछले वर्ष थे, तो जब 3,000 पिछले वर्ष देने बाकी थे तो पिछली बैलेंस शीट में क्या रहे होंगे? ये एसेट्स या लायबिलिटी? 3,000 हमने देने थे स्टेशनर को, तो हमारी बुक्स की बात करो, स्टेशनर की नहीं, हमने देना था ना, तो हमारे लिए क्या था? लायबिलिटी। तो पिछली बैलेंस शीट में यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। आउटस्टैंडिंग स्टेशनर्स, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी कितने के बाकी थे? 3,000। अच्छा, अब जब ये 3,000 के बाकी थे तो क्या हुआ कि 3,000 रुपए हमने इस साल दे दिए होंगे, जिसके बाकी थे 2 महीने 3 महीने में दे ही दिए होंगे। तो जो टोटल मैंने 50,000 पे किया है, इसमें 3,000 भी तो किए होंगे ना, क्योंकि टोटल पेमेंट तो 50,000 है, तो 3,000 इसमें से लेस करें, लेस
पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को CRS लिख दूं, क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स फॉर, पिछला वर्ष क्या हो गया 2018-19, 3,000 रुपये मैंने पीछे के लेस कर दें, या लेस में एक और भी ले लेंगे साथ में तो इकट्ठा ही कर लेंगे, 3,000 तो ये लेस करें, ठीक है। तो दो जगह हो गया, लाइबिलिटी में पिछली में और 3,000 इसमें से लेस करना। अब उससे आगे आखिरी में कितने के क्रेडिटर्स थे 2,000। इस साल 2,000 अभी हमने पैसे नहीं चुकाए, तो बताइए इस 50 में शामिल है कि नहीं? नहीं है, नहीं चुकाए ना, तो 2,000 अभी नहीं चुकाए हैं, तो 2,000 का क्या करेंगे, 2,000 इसमें ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे ऐड? क्योंकि 2,000 की जब आपने स्टेशनरी खरीद ली तो वो भी तो खर्चा ही हुआ, तो 2,000 रुपये ऐड आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, तो 2,000 रुपये आप ऐड करेंगे, 3,000 लेस करेंगे, 2 ऐड करेंगे। अब 2,000 का क्या करेंगे, क्योंकि देने बाकी हैं तो इस नई बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 2,000 रुपये आपका यहां आ जाएगा, ठीक है, 2,000 की क्रेडिटर्स। ओके, यहां मैंने 2 ऐड कर दिया, 3 लेस कर दिया। अब इससे अगला पॉइंट पढ़े, एडवांस वाला। पिछले साल 4,000 एडवांस दे रखे थे किसी को, किसी स्टेशनर को, पिछले वर्ष एडवांस दे रखा, हमने एडवांस दे रखा, तो इसका बेनिफिट तो हमें मिलना था। कैसे मिलता? वो बाद में हमें स्टेशनरी देता। तो हमारे लिए पिछली बैलेंस शीट में एसेट्स हो गया एडवांस टू स्टेशनर्स। कितने भाई? 4,000। ओके, और 4,000 जो हमने पिछले साल दे दिया था वो खर्चा तो इस वर्ष का है ना, पीछे एडवांस दे दिया था तो खर्चा तो इस साल का हुआ, तो इसलिए इसमें जोड़ दीजिए एड एडवांस टू स्टेशनर्स, एडवांस टू स्टेशनर्स इन 2018-19, पिछले साल जो आपने 4,000 यहां। ओके, और इस साल भी आपने एडवांस दे रखा है, इस वर्ष भी आपने एडवांस दे रखा है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये आपने एडवांस दिया, तो जब 6,000 एडवांस दिया है तो ये जो टोटल 50,000 गया है इसी में तो होंगे 6,000, क्योंकि आपने दिया है इस साल, लेकिन ये 6,000 इस वर्ष का नहीं है, इसलिए 6,000 इसमें से लेस कर देंगे एडवांस टू स्टेशनर्स, एडवांस टू स्टेशनर्स ऑन 31 मार्च 2020। तो कितना भाई? 6,000 रुपये। तो देखिए 6 और 3 9 तो मुझे इसमें लेस करने हैं, तो 50 में 9 लेस करेंगे तो 41,000 हो गए, और इसमें 4 और 2 6,000 रुपये इसमें ऐड करने, 41 और 6 47,000 हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ? और उनको मैंने दूसरी जगह लिख भी दिया जहां पर बैलेंस शीट में लिखना था। 6,000 नहीं, अभी नहीं लिखा मैंने, 6,000 एडवांस रह गया था, एडवांस जो मिला हमने दिया है हमारे लिए एसेट्स हो गया, तो यहाँ नई बैलेंस शीट में एडवांस टू स्टेशनर्स, एडवांस टू स्टेशनर 6,000। ओके, पेन खत्म होते जा रहे हैं, शायद दिक्कत है इस वक्त। चलिए, ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, कहता है पॉइंट नंबर 4, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी
शुरू में 5,000 की स्टेशनरी थी, ये वाला शुरू में 5,000 की स्टेशनरी थी, तो ये जब थी इसका मतलब ये मेरी एसेट्स हुई, तो पिछली बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000, ठीक। इस साल मेरी 47,000 की स्टेशनरी हुई और प्लस में इसमें ऐड कर दूं, ऐड ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक लगा लो, ओपनिंग स्टॉक 5,000। क्यों? क्योंकि जो पिछले साल की स्टेशनरी बची हुई थी वो इस साल यूज होगी, तो वो भी तो खर्च में आ जाएगी। तो 47 और 5 52, ठीक है। तो 47 और 5 52,000 हो गए। और आखिरी तारीख को 10,000 की स्टेशनरी बची हुई है, मेरी स्टेशनरी बन गई 52,000 की, लेकिन अब भी 10,000 की तो बच रही है, तो बाकी कहां गई? बाकी तो यूज कर ली और 10 की बच गई, इसलिए मुझे 10 इसमें से लेस करना होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक। 10,000 इसमें से लेस करेंगे तो 42,000 की एक्चुअल में स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुई है, और 10 की क्योंकि बच गई तो मेरे लिए एसेट्स हो गई, तो ये कहेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 10 है। लीजिए ये थे पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। 2 month rent 4,000 was due both at the beginning and end of the year. टू मंथ्स रेंट, 2 महीने का किराया शुरू में 4,000 और अंत में दोनों समय ड्यू था। पहले रेंट देखिए, अंदर पेमेंट में कितना है, रेंट है पेमेंट में 24,000। तो हमें यहां एक्सपेंसेस में लिखना होगा, इसको मिटा दो बेटे, इसको हटा देते हैं। रेंट हमारा 24,000 रुपए है, तो यहां पर टू रेंट दिखाएंगे, टू रेंट 24,000, क्योंकि पे 24 किया तो मुझे लगता है 24 ही इस साल का है, लेकिन क्वेश्चन कहता है नीचे 2 months rent 4,000 was due both at the beginning and end of the year. शुरू में भी 4,000 बाकी था, अंत में। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, 4,000 was due था, ना कि 4,000 पर मंथ लिखा है। अगर पर मंथ लिखा होता तो 4 और 4 8,000 शुरू में और 8,000 बाद में, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है 4,000 was due, तो शुरू में 4,000 बाकी था। तो देखिए, जो 4,000 पिछले साल बाकी था, मिलना या देना? देना। तो पिछली बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, और क्योंकि ये रेंट शुरू में बाकी था तो इस वर्ष में ये चुका दिया गया होगा। तो जो टोटल आपने 24,000 दिया है उसमें से 4,000 तो पिछले वाले दिए हैं, इसलिए 4,000 इसमें से हटाओ, क्योंकि वही साल का नहीं है। लेस आउटस्टैंडिंग ऑन इस मार्च 2019, आपका 4,000 लेस कर दीजिए तो 20,000 बचा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि इस साल के अंत में भी 4,000 बाकी है देना, तो जब 4,000 दिया ही नहीं है तो इसको ऐड करो, क्योंकि है तो इस साल का खर्चा। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 4,000 जोड़ो, हालांकि दोबारा से 24,000 ही हो गया, लेकिन 4,000 अभी देना बाकी है, मिलना बाकी है, ये देना बाकी है। तो कहाँ आएगा? लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। लीजिए, यहां आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा, ठीक है। ये ऐड हो गया क्योंकि इसी साल का खर्चा, और ये यहां लायबिलिटी दिखा दिया क्योंकि भुगतान करना बाकी है। तो ये हमारा रेंट का पॉइंट भी हो गया। अब उसके बाद लास्ट में पॉइंट नंबर 8 है, डोनेशन एंड एंट्रेंस फीस आर नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। डोनेशन एंड एंट्रेंस फीस आर नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। डोनेशन को और प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत नहीं करना, नहीं करना,
अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर आप इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि है ही नहीं पॉइंट, है ही नहीं, तो आप क्या करते? अंदर आपको डोनेशन मिला है 25,000 और इंटरेस्ट फीस मिली है 35,000, तो कहां लिखते थे? इनकम में। यहां पे लिखते थे बाय डोनेशन 25,000, ठीक है, और बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस 35,000, कहां लिखते थे आप दोनों को? इनकम में। कब? जब नीचे पॉइंट नहीं होता था, नहीं होता था, तो नहीं होता था तो कहां लिखते थे? इनकम में। यानी इसे पूंजीकृत करते थे, कैपिटलाइज करते थे, या रिवेन्यू मानते थे? रिवेन्यू मानते थे, आयगत मानते थे, ना कि पूंजीगत। तो बच्चे अब पॉइंट पढ़े, नॉट टू बी कैपिटलाइज, पूंजीकृत नहीं करना। तो हमने कब करा है? तो क्या हुआ, पॉइंट देने के बाद कंफ्यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहा है कंफ्यूज, कैसे कर रहा है? कि अक्सर हम यहां लिखते हैं और जब बच्चा देखता है ओहो एडजस्टमेंट आई हुई है, इसका मतलब है यहां नहीं कहीं और दूसरी जगह लिखना होगा, तो ऐसे भी कंफ्यूज किया जाता है। हाँ, अगर कहता है आर टू बी कैपिटलाइज, पूंजीकृत करो, यहां तो कह रहा है मत करो, लेकिन मैं कह रहा हूं यदि कहता है करो तो फिर मैं इन दोनों को यहां नहीं लिखता, यहां लायबिलिटी में लिखता, या तो अलग से दिखा दीजिए या एंट्रेंस फीस में, सॉरी जो कैपिटल फंड होता है उसमें जोड़ के दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। तो कहता है इस क्वेश्चन में तो कहता है नॉट टू बी कैपिटलाइज, नहीं करना, तो मैंने कब किए हैं? कुछ नहीं है, यानी कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ठीक है, अब उसके बाद ऊपर एक बार हम रिसिप्ट में नजर फिर से दौड़ा लेते हैं। बैलेंस हो गया, रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया। एक पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 12% पर एनम 12,000, आपको 12,000 मिला है, तो आप यहां इनकम में दिखाओगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 12%, तो कितना मिला हुआ है? 12,000। 12,000 आपको ब्याज मिला है, किस पर? इन्वेस्टमेंट पे। एक तो फिक्स डिपॉजिट था वो तो अलग हो गया, ये और कोई है। कौन देता है आपको इंटरेस्ट? अगर कोई आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो आपने वहां इन्वेस्ट किया होगा तभी तो देगा। आप इन्वेस्ट ही मत करो, वो ब्याज क्यों देगा आपको? नहीं होगा ना ऐसे। तो इसका मतलब है आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। नीचे कहीं नहीं लिखा इन्वेस्ट किया है, लेकिन मुझे पता है ना, जब आपको ब्याज मिल रहा है इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट है। और इस साल किया क्या? यदि मैंने इस साल किया होता तो पेमेंट की होती, पेमेंट की होती तो पेमेंट साइड में दिखता, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। क्या पता मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी हो तो रिसिप्ट होती, रिसिप्ट में भी नहीं दिख रहा, सिर्फ ब्याज दिख रहा है। इसका यह मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट पुरानी है, तो पुरानी बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल आया कितनी इन्वेस्टमेंट है? चलो एक बात तो क्लियर हुई कि इन्वेस्टमेंट थी, ओके, और ये इन्वेस्टमेंट आगे भी जाएगी। यही वाली इन्वेस्टमेंट जो यहां बनेगी वही यहां जाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितनी है। हाँ, एक संकेत मिला हुआ है कि 12% से 12,000 ब्याज बना, ये 12% को पकड़ो। 12% का मतलब क्या होता है? 12% का मतलब क्या होता है? 12% का मतलब होता है कि हर 100 रुपए पर, हर प्रतिशत पर, प्रतिशत हर 100 रुपए पे 12 रुपए ब्याज। यानी यदि आपकी पूंजी, अगर आप इन्वेस्टमेंट कह लो, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 100 रुपए हो, 100 रुपीज, तो आपका इंटरेस्ट बनता है 12। ठीक है, और आपका एक्चुअल इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट है आपका 12,000। मेरे पास 2 बार तो ब्याज है और 1 बार इन्वेस्टमेंट, तो जो 2 बार होता है उसको इधर लिखते हैं कि यदि इफ इंटरेस्ट इज 12 रुपीज, रुपीज 12, देन इन्वेस्टमेंट इज
100 रुपीज। अगर मुझे 12 रुपए ब्याज मिलता है तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 100 रुपए, है कि नहीं? और यदि मुझे इंटरेस्ट 1 रुपया मिलता हो, यदि मुझे इंटरेस्ट 1 रुपया मिलता हो तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 100/12। कमी तो होगी, जब 12 रुपए ब्याज मिला तो मेरी इन्वेस्टमेंट 100, और ब्याज ही मुझे 1 रुपया मिले तो फिर इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। और अगर मेरा इंटरेस्ट 12,000 रुपये है, अगर मुझे इंटरेस्ट ही 12,000 रुपये है तो मेरी फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 100/12 इंटू 12,000, और 12 से एक बार कटेगा तो 1000, और 1000 गुना 100 1 लाख रुपए। लीजिए, पता चल गया मुझे 1 लाख रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट है, और 1 लाख रुपए ही आगे जाएगी। विश्वास नहीं आता? चेक कर लो। 1 लाख का 12% से 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? 12,000 ही तो बनेगा। तो हुआ ना 12,000। तो देखिए कहां से कहां निकला, ब्याज को देखकर हम इन्वेस्टमेंट ढूंढ पाए। ठीक है बच्चों, अब आगे बाकी हो गया। इधर पेमेंट साइड में बुक्स है, हो गई रेंट, हो गया बिलियर्ड टेबल। ये बिलियर्ड टेबल मैंने वैसे ही रख दिया पॉइंट, क्योंकि एक वो आपने देखा होगा वो ऐसे डंडे से मारते हैं, वो बिलियर्ड टेबल होती है। वो टेबल एक खेल का मैदान है। तो खेल का मैदान एसिड्स होता है, ऐसे बिलियर्ड टेबल आपकी एसिड्स होगी। स्टेशनरी हो गया, बैलेंसेस हो गए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन यहां समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय एंड टेक।